हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 28 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, जेवर में बन रहे एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कितने प्रतिशत किसानों ने सहमति दे दी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, 80%। और एक बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि कोई भी भूमि अधिग्रहण का काम जब किया जाता है तो कितने प्रतिशत किसानों की जो है इसमें जो सहमति है वो होनी चाहिए। तो याद रखेंगे आप 70% किसानों की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4 राज्य को 1764 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश को कुल कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 720 करोड़ रुपए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सितंबर महीने की या आपको अगस्त महीने की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिले की पुलिस ने बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, अमेठी पुलिस ने। अगला है, भारत में होने वाले नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, युवराज सिंह को। अगला है, अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी। तो ये बन गई है एना मे वोंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा बना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, नीदरलैंड। अगला है, भारत ने किस कंपनी पर अक्टूबर महीने में लगभग 2300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, गूगल पर। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कुंजप लॉन्च किया। जो कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया है केरल सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में एक नई पुस्तक द कार्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किसने किया। तो अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, पशुओं में लंपी वायरस कौन सा है। लंपी वायरस की रोकथाम के लिए टीकाकरण में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों, पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाया गया था और इसके तहत यूपी में जो है 1.5 करोड़ यानी कि 1,50,00,000 पशुओं का टीकाकरण किया गया। और इसके तहत जो उत्तर प्रदेश है ये टीकाकरण में पहले स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश में जो लंपी वायरस से रिकवरी दर है वो 95% है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम देखें कि लंपी वायरस में जो टीकाकरण के मामले में दूसरे स्थान पर राज्य है वो कौन सा है, तो दूसरे स्थान पर है गुजरात। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के 32 जिले लंपी वायरस से प्रभावित हैं और इसमें करीब 1.05 लाख पशु जो है ये लंपी वायरस से ग्रस्त हैं। ये जो उपलब्धि है यूपी में वो 2 महीने के अभियान में प्राप्त हुई है। कोरोना की तर्ज पर पशुओं में तेजी से फैल रहे लंपी जैसे घातक रोग को नियंत्रित करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, जो लंपी वायरस है ये पशुओं में फैलता है, गायों में, भैंसों में ये जो वायरस है वो फैलता है। और इसके तहत जो लंपी वायरस है हमारे प्रदेश में भी ये जो है काफ़ी ज़्यादा फैला और लगभग 32 जिलों में जो लंपी वायरस है ये हमारे उत्तर प्रदेश में फैला है। दोस्तों, लंपी वायरस है क्या, किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं लंपी वायरस से। तो दोस्तों, क्या है, जो पशु होगा गाय या भैंस, तो अगर वो लंपी वायरस से उसे है समस्या तो जो पशु है वो पहले तो उसे बुखार आएगा और उसके 2 या 3 दिन बाद उसके शरीर पर क्या होगा, बड़े बड़े दाने उभर आते हैं। ठीक है, तो ये जो लंपी वायरस बीमारी है तो इसमें क्या है, इसको पशु चेचक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें चेचक की तरह ही बड़े बड़े जो
दाग हैं वो उसकी स्किन पर आ जाते हैं। तो यही होता है लंपी वायरस, यही इसके जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं कि पहले बुखार आएगा और उसके बाद उसके शरीर पर जो है चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े दाग हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लंपी वायरस की रोकथाम के लिए जो टीकाकरण किया गया उसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो ये हमारा यूपी रहा है। और यहाँ पर 1,50,00,000 जो है पशुओं को टीकाकरण किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैप में देखेंगे उत्तर प्रदेश है कहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश है ये किस किस राज्य को टच कर रहा है। तो ऊपर की ओर आपने देखा यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा हो गया, ऊपर की ओर हिमाचल प्रदेश को भी यहाँ से टच करता है। और नीचे की ओर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे राजस्थान हो गया, यहाँ पे आपने देखा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक, तो ये तो हो गए राज्य जिनकी सीमा को उत्तर प्रदेश टच करता है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप एक यूनियन टेरिटरी देखेंगे दिल्ली, जिसकी सीमा को यूपी टच कर रहा है। दोस्तों कौन सा देश है जिसकी सीमा को यूपी टच करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल है जिसकी सीमा को यूपी टच कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की कि इसकी राजधानी क्या है, तो लखनऊ। चीफ मिनिस्टर कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर है। दोस्तों यूपी में अगर हम बात करते हैं लोकसभा सीटों की संख्या की कितनी है, तो 80 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 31 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे आप विधानसभा सीटों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 403 यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है। और विधान परिषद की अगर हम बात करें, परिषद की अगर हम बात करते हैं तो जो है यूपी में 100 सीटें हैं विधान परिषद की। तो ये तो हो गई लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें। दोस्तों उत्तर प्रदेश की हम अगर बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और अभी जो आपका यूपी पैट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस यूपी का पुराना नाम था, इसे भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, जैसे कि देश का पहला रामसर, देश का पहला जो अमृत सरोवर है ये कहां पर बनकर के तैयार हुआ। तो दोस्तों देश का जो पहला अमृत सरोवर है ये बनकर के तैयार हुआ है कहां पे, यूपी के रामपुर में। याद रखेंगे यूपी के रामपुर में जो है देश का पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ। और अभी जो आपका यूपी पैट का एग्जाम हुआ वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा गया था ये रामपुर वाला, तो याद रखेंगे इसको, ये लगातार 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके साथ ही दोस्तों याद रखेंगे कि देश की पहली जो नाइट सफारी है ये कहां पर जो है बनाई जा रही है, तो लखनऊ की कुकरेल में, याद रखेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहां पे विकसित होगी, तो यूपी में। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पैट में पूछा गया था कि देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप जो है ये कहां पे विकसित हो रही है। तो याद रखेंगे आप यूपी में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जा रही है। तो दोस्तों यूपी से क्वेश्चन जो है आपके यूपी पैट में कई सारे पूछे गए, और निश्चित तौर पर जिसने भी वीडियो रेगुलर देखी होगी उसने ये क्वेश्चन जरूर सही किए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन यूपी से अच्छे से रिलेटेड हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शहर में देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, नोएडा में। दोस्तों ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से एक नया एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाए जाने की तैयारी है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा और ये करीब 20 किलोमीटर तक लंबा बनाया जाएगा। 1 किलोमीटर एलिवेटेड रोड को तैयार करने में करीब 100 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और इस परियोजना पर अनुमानित जो लागत है वो कितनी है, 2000 करोड़ रुपए आसपास इसमें जो है खर्चा हो सकता है। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर डीएनडी, चिल्ला, कालिंदी, कुंज की ओर से जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आगरा व लखनऊ की ओर से आने जाने वाले वाहनों को सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिलेगी। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे जो है ये कहां पे बनाया जा रहा है, तो यूपी के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, और कहां पे, तो ग्रेटर नोएडा में। याद रखेंगे ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे है इसी पर जो है डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और ये देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा, इसलिए इसको अच्छे से याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इसको आप ना कहीं इसको नोट कर लिया करें ताकि रिवाइज करने में आसानी हो सके।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 94 साल की उम्र में। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया का सबसे गंदा आदमी किसको कहा जाता है? याद रखेंगे, अमो हाजी। अमो हाजी को दुनिया का सबसे गंदा आदमी माना जाता है और इनका हाल ही में निधन हो गया। अब इनसे संबंधित आपको क्या क्या याद रखना है? पहली बात तो इनका नाम याद रखना है। दूसरी चीज, किस देश के ये रहने वाले थे? तो ईरान के ये रहने वाले थे और दुनिया के ये सबसे गंदे आदमी माने जाते हैं। 94 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। हाजी को गंदा क्यों कहा जाता था? तो इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने कई दशकों से नहाया नहीं था और ऐसा माना जाता है कि जो हाजी थे, अमो हाजी, ये क्यों नहीं नहाते थे? इसलिए क्योंकि इनको ये डर था कि अगर वो नहाएंगे तो ये बीमार हो जाएंगे, इसी वजह से ये नहीं नहाया करते थे। लेकिन दोस्तों इनका जो निधन हुआ है वो नहाने की वजह से हुआ है। दरअसल हुआ क्या था कि कुछ महीने पहले कुछ ग्रामीण थे जहां पर ये रहा करते थे, तो जो ग्रामीण हैं वो उनको जो है नहा लाने के लिए बाथरूम ले गए और इनको नहलवाया। लेकिन कुछ समय बाद ही जब इन्होंने नहाया तो उसके कुछ दिन बाद ही ये बीमार पड़ गए और आखिरी में इनका जो है 94 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है नहाने की वजह से निधन हो जाए, यानी कि क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो जिस माहौल में ढल जाता है, जिस भी तरीके से वो रहने लगता है, तो उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, वो उसी तरीके से ढल जाती है। तो यही था अमो हाजी के लिए। जो अमो हाजी हैं इन्होंने कई दशकों से नहीं नहाया था और इसी के चलते जो इनकी बॉडी थी वो इसी अनुरूप में ढल गई थी। लेकिन कुछ ग्रामीणों ने उनको जो है नहलवा दिया और इसकी वजह से इनकी जो मौत है वो हो गई। समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि 2013 में इनके जीवन के बारे में एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई थी। किस नाम से? तो द स्ट्रेंज लाइफ ऑफ अमो हाजी के नाम से एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के सबसे गंदे आदमी कौन थे? अमो हाजी। हाल ही में इनका निधन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी इमेज हम दिखाएंगे आपको कि कौन थे। तो यहाँ आप जो इमेज देख रहे हैं ये थे अमो हाजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये दुनिया के सबसे गंदे आदमी माने जाते हैं। और दोस्तों इन्होंने कई दशकों से, यानी कि ऐसा माना जाता है कि शुरुआती जीवन के कुछ वर्षों बाद ही जो है इन्होंने नहाना छोड़ दिया था और लगातार ये जो है बिना नहाए ही रहा करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून पारित किया है जो नौकरशाहों को जनता के साथ संवाद करते समय अकथनीय और जटिल भाषा का उपयोग करने से रोकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाना है, विशेष रूप से गैर देशी अंग्रेजी बोलने वालों, विकलांग लोगों और कम शिक्षित लोगों के लिए ये जो अधिनियम है वो बनाया गया। यानी कि जो न्यूजीलैंड संसद है उसने कानून पारित किया कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं, कम शिक्षित हैं, विकलांग हैं और जिनको अंग्रेजी बोलने में जो है क्या है दिक्कत है, तो ऐसे लोग, तो उनके साथ जो ऑफिसर्स हैं, जो नौकरशाह लोग हैं, तो वो जो है संवाद करते समय क्या करेंगे? जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड संसद ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा बी, गुजरात को। दोस्तों गुजरात राज्य को 100% हर घर जल घोषित किया गया है। भारत में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल का स्वच्छ जल उपलब्ध कराकर बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने 100 दिनों के अभियान की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? तो कोई भी छूटा नहीं है। ये जो है जल जीवन का आदर्श वाक्य है और इसका लक्ष्य क्या है? तो हर घर को उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, यही इसका लक्ष्य है। तो यहाँ से याद रखेंगे हाल ही में जो गुजरात है ये 100% हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। अब दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखेंगे क्या कि हर घर जल प्रमाणित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे अगर हम बात करते हैं देश का पहला राज्य तो आंसर आपका हो जाएगा गोवा। अगर हम बात करते हैं देश का पहला यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तब आप याद रखेंगे दादर नगर हवेली और दमन और दीव। ये जो है क्या है? देश का पहला हर घर जल प्रमाणित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश। तब आप आंसर याद रखेंगे दादर नगर हवेली दमन और दीव। और अगर ये कहा जाए कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य कौन सा है,
तो आंसर याद रखेंगे गोवा। और इसी के साथ अगर ये पूछा जाता है कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला कौन सा है, तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। बुरहानपुर ये जो है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर गुजरात की बात है तो गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पे है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो गया है क्या, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ठीक, याद रखेंगे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम हो गया है। और इसका पुराना नाम क्या था, तो मोटेरा स्टेडियम इसका पुराना नाम था, लेकिन इसका नाम चेंज हुआ और प्रधानमंत्री के नाम पर इसको जो है कर दिया गया है। कहां पे, तो याद रखेंगे अहमदाबाद में है ये स्थित, अहमदाबाद में ये स्थित है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को में शामिल होने वाली पहली सिटी कौन सी है। तो यूनेस्को में शामिल होने वाली भारत की, यहाँ पे याद रखेंगे किसकी, भारत की, यूनेस्को में शामिल होने वाली भारत की पहली सिटी कौन सी है, तो ये है कौन सी, अहमदाबाद। याद रखेंगे अहमदाबाद। ये जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली सिटी है। और ये कब शामिल हुई थी, तो याद रखेंगे 2017 में जो है ये शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन कौन सा है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। तो याद होगा आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, तो अगर हम बात करते हैं ऊंचाई की तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर बेस शायद देखा जाए तो आप याद रखेंगे बेस शायद इसकी ऊंचाई हो जाती है 240 मीटर। और ये किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और ये है कहां पे, तो याद रखेंगे आप, ये है कहां पे, गुजरात के नर्मदा जिले में ये स्थित है। भारत में पहला स्टील रोड कहां पे बना, तो याद रखेंगे आप सूरत में। अगला है भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां पे बना, तो याद रखेंगे आप ये भी बना है कहां पे, सूरत में। अगला है सीमा दर्शन परियोजना गुजरात से संबंधित है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये भी कौन सा है, गुजरात। तो ये गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे। अगला है FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह को। दोस्तों हरमनप्रीत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FAIH प्रो लीग के चौथे सत्र के शुरुआती खेलों के लिए 22 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। भारत 28 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा और 30 अक्टूबर को स्पेन के साथ ये खेलेगा। तो याद रखेंगे आप कि जो हरमनप्रीत सिंह है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH प्रो लीग के चौथे सत्र के लिए जो है क्या बनाया गया है, भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है लद्दाख में शुरू हुआ मैं भी सुभाष अभियान किस मंत्रालय की पहल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, संस्कृति मंत्रालय की। दोस्तों लद्दाख में एक अभियान की शुरुआत हुई है, कौन सा, मैं भी सुभाष। ठीक है, कहां से, लद्दाख के जो सांसद हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल, तो इन्होंने लेह से इस अभियान की शुरुआत की है। मैं भी सुभाष अभियान कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट द्वारा आयोजित की जाती है। मैं भी सुभाष अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह INA ट्रस्ट और संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। तो याद रखेंगे आप कि मैं भी सुभाष जो अभियान है ये किस मंत्रालय की पहल है, तो संस्कृति मंत्रालय के साथ जो INA ट्रस्ट है, INA ट्रस्ट क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट। ठीक है, तो इसके सहयोग से जो है ये अभियान शुरू किया गया है। याद रखेंगे आप, मैं भी सुभाष अभियान शुरुआत कहां से हुई है, तो लद्दाख के लेह से इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 और 2022 के लिए किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा IIT मद्रास। IIT जो मद्रास है इसे क्या दिया गया है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। बौद्धिक संपदा के लिए 2021-22 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किसको, राष्ट्रीय पुरस्कार जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को ये दिया गया है, यानी कि IIT मद्रास को दिया गया। कौन सा पुरस्कार है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22। अगला क्वेश्चन है मिनकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है।
दोनों समुद्र तट किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, लक्षद्वीप में। दोस्तों जो मिनकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच है, इसे हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन से ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में प्रवेश किया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल है। ये जो दोनों समुद्र तट है, मिनकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, यह कहाँ पे? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। और इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्री तटों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो याद रखेंगे आप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन के साथ हाल ही में किस समुद्र तट को जो है सूची में शामिल किया गया। तो अभी जो है लक्षद्वीप के 2 बीच हैं, कौन से? मिनकॉय थुंडी बीच और एक है कदमत बीच। दोनों याद रखेंगे। इस तरह से भी पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे आप ये लक्षद्वीप से संबंधित है। दोस्तों लक्षद्वीप से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे अधिक जो साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप ही है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, मैक्स वर्स्टैपन ने। दोस्तों यूनाइटेड ग्रैंड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है वो रेड बुल के ड्राइवर विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, जिससे इस जीत के साथ उनका जो रिकॉर्ड है वो 13वीं जीत हो गई है। तो याद रखेंगे आप, यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने ये खिताब जीता है। तो दोस्तों यही थे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के 28 अक्टूबर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल की वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने। वेरी इंपॉर्टेंट था और इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, ऋषि सुनक। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, साल 2022 का सखारोव फ्रीडम प्राइज किसे दिया गया? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम सारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।